गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट में। एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट कंपनी के ऊपर एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों आज के दिन हम जिस इंडस्ट्री को कवर करने वाले हैं ये इंडस्ट्री है डाटा सेंटर की इंडस्ट्री। हमारी आज की कंपनी डाटा सेंटर की इंडस्ट्री की प्रॉक्सी आप कह सकते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले जैसा मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई जा रही है। हम अपनी वीडियो में किसी को भी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के या इंडस्ट्री के एनालिसिस पे। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, इसलिए मैं अपनी किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करता हूँ। और आप लोगों को दोस्तों अगर मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को मार्केट में बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों का दोस्तों आपको ध्यान रखना है किसी भी इंपॉर्टेंट एनालिसिस को देखने से पहले। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है तो आप लोग मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे आपको इसके अंदर अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। यहाँ पे 4 मेन इंपॉर्टेंट मेंबरशिप्स हैं: फर्स्ट टाइमर, बिगनर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर। आप इनमें से कोई सी भी इंपॉर्टेंट मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। हर मेंबरशिप की कुछ खास एडवांटेजेस हैं। तो ये मेंबरशिप लेने से पहले दोस्तों आप इन मेंबरशिप के अंदर क्लिक करके चेकआउट कीजिए कि इनकी क्या एडवांटेजेस हैं। अगर आप चाहें तो मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पे मेल भी कर सकते हैं मेंबरशिप की एडवांटेजेस के बारे में इंक्वायरी करने के लिए। और यहाँ पे दोस्तों जो आखिरी मेंबरशिप है देखिए प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली, ये थोड़ी यूनिक और स्पेशल मेंबरशिप है। ये मेंबरशिप लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उसके बाद मैं आपको इस मेंबरशिप की एडवांटेजेस बताऊंगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों यहाँ पे आपको चैनल की मेंबरशिप लेने की कुछ एडवांटेजेस मिलेंगी। ये एडवांटेजेस लेने के लिए आपको सबसे पहले तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप लेनी है। जैसे आप चैनल की मेंबरशिप लेंगे उसके बाद आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन है पोस्ट का और दूसरा मेंबरशिप का। आपको सबसे पहले पोस्ट के अंदर जाना है। इसके अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। इस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। मैं अपने मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्पेशल कंटेंट पोस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर या इंडस्ट्री के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल के अंदर पोस्ट करता हूँ। लेकिन चैनल ज्वाइन करने का आपको ऑप्शन तभी विजिबल होगा जब आपके पास चैनल की मेंबरशिप होगी। इसके अलावा दोस्तों मैं अपने इसी मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर आपके लिए कंपनीज के बारे में कॉन कॉल के बाद इंपॉर्टेंट अपडेट्स पोस्ट करता हूँ, या आप कह सकते हैं जो मैनेजमेंट की यहाँ पे कॉन कॉल के बाद हाईलाइट्स होती हैं या फ्यूचर की गाइडेंस होती है जो मैनेजमेंट यहाँ पे फाइलिंग के थ्रू बताता है। ये सब भी मैं आपके साथ कवर करता हूँ जिससे आप कंपनीज के बिजनेसेस को ट्रैक कर पाएं। तो ये तो दोस्तों पहली एडवांटेज है चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा आपको एक और एडवांटेज मिलेगी, यहाँ पे आपको मेंबरशिप का टैब देखने को मिलेगा। तो इस मेंबरशिप के ऑप्शन को दोस्तों आप डायरेक्टली यूट्यूब चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आपको ये तभी विजिबल होगा जब आपके पास चैनल की मेंबरशिप होगी। तो एक बार आप चैनल की मेंबरशिप लेते हैं उसके बाद आप इसके अंदर जाइए। इसके अंदर भी आपको कुछ खास इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियोस देखने को मिलेंगी। यहाँ पे भी दोस्तों मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेसेस को कवर करता हूँ और ये वीडियो काफ़ी लंबी और डिटेल्ड होती हैं। तो अगर आपको इन बिजनेसेस के बारे में अच्छी तरह से जानना है तो आप चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद ये वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। पिछले 1-1.5 महीने में दोस्तों मैंने आपके लिए यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियोस पोस्ट किए हैं, तो आप उनको चेकआउट कीजिए। और आने वाले 1 आध दिनों में दोस्तों मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर की कंपनी है जिसने रिसेंटली काफ़ी बढ़िया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिजल्ट पोस्ट किए हैं, उसको भी कवर करने वाला हूँ। तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आप उस वीडियो का भी वेट कर सकते हैं। 1 आध दिनों में मैं आपके लिए वो वीडियो पोस्ट करूंगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ये वीडियो आपको तभी विजिबल होगी जब आपके पास चैनल की मेंबरशिप होगी। तो ये तो दोस्तों मेंबरशिप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल थी। इसके अलावा मैंने रिसेंटली कल के दिन आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट वीडियो पोस्ट किया है। ये वीडियो इंडिया की एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्री की एक इंपॉर्टेंट कंपनी के ऊपर है जिसने रिसेंटली रिजल्ट पोस्ट किया है। यहाँ पे दोस्तों मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है वो भी मैंने आपके साथ इसमें कवर किया है। तो ये सब डिटेल भी आप इस वीडियो के अंदर जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये आपको मेरे रेगुलर यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगी। तो ये सब तो दोस्तों हमने यहाँ पे यूट्यूब चैनल से रिलेटेड और इसकी मेंबरशिप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात की। अब हम सीधे चलते हैं आज के हमारे कंपनी के डिटेल एनालिसिस में। तो जिस कंपनी के ऊपर दोस्तों आज हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं इस कंपनी का नाम है डायनाकॉन सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस लिमिटेड। तो ये कंपनी दोस्तों मैंने आप लोग के लिए 2 साल पहले भी कवर की थी। ये कंपनी आप कह सकते हैं करंटली इंडिया में डाटा सेंटर इंडस्ट्री की प्रॉक्सी है। सबसे पहले हम इस कंपनी का बेसिक ओवरव्यू करते हैं। तो डायनाकॉन सिस्टम एंड सॉल्यूशंस लिमिटेड दोस्तों इस टाइम पे एनएससी पे लिस्टेड है। तो आप कह सकते हैं ये एक इंडिया बेस्ड आईटी सर्विसेज कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट हुई थी 1995 में। ये कंपनी दोस्तों स्पेशलाइज करती है यहाँ पे सिस्टम इंटीग्रेशन के अंदर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के अंदर और डाटा सेंटर और साथ में क्लाउड सॉल्यूशंस के अंदर।
कंपनी इस टाइम पे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेटिव सर्विस प्रोवाइड करी है डिफरेंट कंपनीज को इंडस्ट्री के अंदर। इसके अलावा कंपनी का मेन फोकस है यहाँ पे मॉडर्नाइज करने के लिए एंटरप्राइज आईटी एनवायरनमेंट को यूजिंग टेक्नोलॉजीज लाइक हाइपर कन्वर्ज इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे आप SCI कह सकते हैं, और सॉफ्टवेयर डिफाइंड स्टोरेज, जिसे आप SDS कह सकते हैं। इसके अलावा कंपनी दोस्तों यहाँ पे विजुअलाइजेशन, हाइब्रिड मल्टी क्लाउड सेटअप इंक्लूडिंग बैकअप, डिजास्टर रिकवरी और ऑप्टिमाइजेशन टूल्स के अंदर भी काम करती है। इसके की क्लाइंट्स अगर आप देखें डिफरेंट सेगमेंट से आते हैं। मेनली कंपनी का फोकस है बैंकिंग के अंदर, फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर, और यहाँ पे इंश्योरेंस यानी BFSI सेक्टर के अंदर। तो यहाँ पे डिफरेंट दोस्तों आपको बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस और इंश्योरेंस के इंस्टीट्यूशन दिखेंगे जो इसकी सर्विसेज का फायदा उठाते हैं। यहाँ पे आपको देखिए एग्जाम्पल के रूप में कुछ कंपनियां बताता हूँ मैं, जैसे कनारा बैंक हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, और इसके अलावा गवर्नमेंट की कुछ एंटिटीज हो गई। ये इस टाइम पे करंटली कंपनी की क्लाइंट्स है। आगे मैं आपको कंपनी के क्लाइंट्स के बारे में और डिटेल चेकआउट कराऊंगा। पर यहाँ पे अगर आप देखिए डायनाकॉन इस टाइम पे ड्राइव करती है सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इस रेवेन्यू फ्रॉम सिस्टम इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस है इसका लार्ज स्केल कॉन्ट्रैक्ट्स पे इन कोर बैंकिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये मैंने आप लोग को दोस्तों कंपनी का एक बेसिक ओवरव्यू बताया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के की बिजनेस के सेगमेंट्स को। तो डायनाकॉन दोस्तों प्राइमरीली ऑपरेट करता है यहाँ पे फॉलोइंग की सेगमेंट्स में। तो ये सब अलाइन करते हैं दोस्तों यहाँ पे एंड टू एंड IT सॉल्यूशंस पोर्टफोलियो के अंदर। तो सबसे पहले आपको इसका की बिजनेस सेगमेंट दिखेगा डाटा सेंटर और क्लाउड सॉल्यूशंस का। यहाँ पे कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करती है, कंसल्टिंग करती है और टर्न की इंटीग्रेशन करती है फॉर लार्ज नेटवर्क्स एंड डाटा सेंटर्स। इसके अंदर आपको HCI, SDS, विजुअलाइजेशन, प्राइवेट पब्लिक क्लाउड सेटअप दिखेगा ऑन वीमेयर, माइक्रोसॉफ्ट अजूर स्टैक, और इसके अलावा रेड हैट ओपनशिफ्ट। साथ में AI पावर्ड ऑर्केस्ट्रेशन दिखेगा, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स करती है कंपनी। इसके अलावा ऑटोमेटेड कैपेसिटी प्लानिंग करती है। इसके अलावा कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज, और इसके अलावा यहाँ पे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज मॉडल के अंदर काम करती है। यहाँ पे कंपनी की दोस्तों सेकंड इंपॉर्टेंट की बिजनेस सेगमेंट दिखेगा आपको नेटवर्क और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का। यहाँ पे कंपनी इस्तेमाल करती है SD-WAN का फॉर सिक्योर कनेक्टिविटी। इसके अलावा कंपनी प्रोवाइड करती है नेक्स्ट जेन फायरवॉल्स, इंट्रूशन प्रिवेंशन, एंड पॉइंट डिटेक्शन रिस्पॉन्स, यहाँ पे IAM, SIEM, वनरेबिलिटी असेसमेंट, ये सब भी करती कंपनी। AI फॉर थ्रेट डिटेक्शन का यूज करती है कंपनी। इसके अलावा अनॉमली आइडेंटिफिकेशन करती है कंपनी। ऑटोमेटेड यहाँ पे रिस्पॉन्स जनरेट करती है, नेटवर्क डिजाइन करती है और IPSs। तो ये मैंने आपको दूसरा इंपॉर्टेंट बिजनेस सेगमेंट दिखाया कंपनी का। पहला डाटा सेंटर और क्लाउड सॉल्यूशंस का था, दूसरा नेटवर्क सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर का। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में इसका अगला दोस्तों इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट है बिजनेस का, यह है वर्क प्लेस सोल्यूशंस का। इसके अंदर कंपनी सिक्योर VDI, BYOD स्ट्रेटेजीज, इसके अलावा यूनिफाइड कम्युनिकेशन जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट 365, गूगल वर्क प्लेस आता है, इसके अंदर काम करती है। फिर कंपनी डिजिटल वर्क प्लेस सोल्यूशंस प्रोवाइड करती है, IT लाइफ साइकिल मैनेजमेंट करती है जिसके अंदर प्रोक्योरमेंट, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस, अपग्रेड और रिटायरमेंट के काम आते हैं। यहाँ पे AI ड्रिवन एसेट ट्रैकिंग करती है कंपनी, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस करती है, मैनेज प्रिंट सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके बाद अगले इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कंपनी के बिजनेस का है सेगमेंट है, ये मैनेज सर्विसेज का है। इसके अंदर कंपनी एंड टू एंड IT मैनेजमेंट करती है जिसके अंदर इंक्लूडेड है डाटा सेंटर, नेटवर्क ऑपरेशंस, क्लाउड मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, IT स्टाफ एग्रीमेंटेशन वाया NOC और SOC। इसके बाद यहाँ पे ब्रेक फिक्सेस करती है कंपनी, इसके अंदर मैनेज प्रिंट करती है, क्लाउड कंप्यूटिंग करती है, सिस्टम इंटीग्रेशन करती है, ऐप डेवलपमेंट करती है, मेंटेनेंस करती है, ऑन साइट रिमोट मल्टी लोकेशन सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो मैनेज सर्विसेज का कंपनी का बिजनेस का पार्ट है जो फोर्थ इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कंपनी के बिजनेस का। यहाँ पे दोस्तों एडिशनल सेगमेंट है कुछ, इसके अंदर इंक्लूडेड है सिस्टम इंटीग्रेशन जिसके अंदर कंपनी टर्न की प्रोजेक्ट्स करती है, IT हार्डवेयर डिस्ट्रीब्यूशन करती है कंपनी, और कंपनी यहाँ पे टेक्नोलॉजी वर्कफोर्स ऑगमेंटेशन करती है। साथ में कंपनी का सेक्टर स्पेसिफिक फोकस है इन एरियाज में जैसे गवर्नमेंट, PSU और BFSI। इसके अलावा कंपनी का फोकस यहाँ पे हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल के अंदर भी बढ़ रहा है। तो ये दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराया है कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के बिजनेस सेगमेंट और कुछ ऐसे सेगमेंट जो अभी छोटे हैं साइज में। तो ये तो दोस्तों हमने खाली बिजनेस सेगमेंट चेकआउट किए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम कवर करते हैं यहाँ पे सर्विस जो कंपनी ऑफर करती है। तो कंपनी दोस्तों करंटली यहाँ पे डायनाकॉन प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव सूट फॉर एंटरप्राइज IT और ऑफिस ऑटोमेशन सर्विसेज। पहली इसकी अगर इंपॉर्टेंट सर्विसेज देखें आप तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज आती है। यहाँ पे कंपनी डिजाइन और कंसल्टिंग करती है, टर्न की सिस्टम इंटीग्रेशन करती है फॉर नेटवर्क, डाटा सेंटर्स, इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर सप्लाई। इसके अलावा आपको यहाँ पे HCI सोल्यूशन दिखेंगे, प्राइवेट पब्लिक क्लाउड सेटअप दिखेगा, SD-WAN, SDS, VDI फैसिलिटी मैनेजमेंट दिखेगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट सर्विस है जो यहाँ पे मैनेज और सपोर्ट सर्विस के अंदर आती है। इसके अंदर कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज सर्विस प्रोवाइड करती है जिसे आप IMS कह सकते हैं। यहाँ पे ब्रेक फिक्स करती है, मैनेजमेंट करती है, क्लाउड ऑपरेशंस करती है, इसके अलावा सिस्टम इंटीग्रेशन करती है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट मेंटेनेंस करती है, IT स्टाफ ऑगमेंटेशन करती है। इसके बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी की सर्विस दिखेंगी कंपनी की। यहाँ पे नेक्स्ट जेन फायरवॉल ऑफर करती है कंपनी, IPS, EDR, IAM, SIEM और वनरेबिलिटी असेसमेंट करती है, AI एनहांस यहाँ पे थ्रेट डिटेक्शन और रिस्पॉन्स प्रोवाइड करती है।
इसके बाद दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं यहाँ पे। अगर आप देखें वर्क प्लेस एंड कोलैबोरेशन करती है कंपनी, सिक्योर करती है यहाँ पे कंपनी VDI BYOD यूनिफाइड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स, IT लाइफ साइकिल मैनेजमेंट विद AI एनालिटिक्स फॉर एसेट ऑप्टिमाइजेशन। इसके बाद अगला पार्ट आता है यहाँ पे सर्विस का एडवांस टेक इंटीग्रेशन, जिसके अंदर आपको AI ML फॉर रिसोर्स ऑर्केस्ट्रेशन दिखेगा। यहाँ पे प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस करती है कंपनी, नेटवर्क टैरिफ एनालिसिस करती है, सर्विस मॉडल्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इन सब का इस्तेमाल करती है। इसके अलावा यहाँ पे जो रेवेन्यू फॉर्म सर्विसेज है ये रिकॉग्नाइज किया जाता है ऑन अ टाइम मटेरियल और जॉब बेसिस विद डिफर्ड कॉस्ट एमोटाइज सिस्टमेटिकली। तो ये दोस्तों हमने चेकआउट किए यहाँ पे कंपनी के सेगमेंट्स और सर्विसेज का पार्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इंडस्ट्री वर्टिकल्स जिनको कंपनी सर्व करती है, ये आपको कितने दिखेंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट और PSUs को कंपनी सर्व कर रही है, BFSI सेगमेंट को सर्व कर रही है, ग्लोबल कस्टमर है इसके कुछ इंपॉर्टेंट, काफ़ी डिफरेंट एंटरप्राइजेज हैं जिनको सर्व कर रही है, हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को सर्व कर रही है और लार्ज SIs को सर्व कर रही है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे ब्रॉडली दिखाया किस किस जगह पे कंपनी इंडस्ट्री वर्टिकल्स में काम कर रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के क्लाइंट्स को। तो अगर आप देखें दोस्तों, डायनाकॉन इस टाइम पे सर्व करता है डाइवर्स येट कंसंट्रेटेड क्लाइंट्स को। ओवर 80% जो इसका रेवेन्यू आ रहा है आपको BFSI सेगमेंट से आता हुआ दिख रहा है, जिसके अंदर आपको गवर्नमेंट PSU सेक्टर्स की कंपनियां दिखेंगी। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अलायंसेस है कंपनी की ग्लोबल वेंडर्स के साथ लाइक IBM, सिस्को, HP, लेनोवो, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और यहाँ पे इंटेल के साथ हार्डवेयर डिस्ट्रीब्यूशन और सोल्यूशंस को लेके कंपनी की अलायंस दिखेगी आपको। अब दोस्तों इसके जो मेजर क्लाइंट्स है देखिए, जहाँ से इसका मेजोरिटी रेवेन्यू आता है BFSI क्लाइंट्स, इनके अंदर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे कनारा बैंक दिखेगा, इसकी तरफ से 280 करोड़ का ऑर्डर मिला है डाटा सेंटर आर्गुमेंटेशन का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 62.98 करोड़ का ऑर्डर मिला है SD-WAN का। इसके बाद आपको यहाँ पे नबार्ड दिखेगा, इसकी तरफ से आपको 108 + 51 करोड़ का ऑर्डर मिलते हुए दिख रहा है। फिर आपको यहाँ पे दिखेगा सीबास, इसकी तरफ से आपको यहाँ पे ऑर्डर मिलते हुए दिख रहा है 233 करोड़ का बैंकिंग अपग्रेड के लिए। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से इसे ऑर्डर मिला है 18 करोड़ का यहाँ पे CTS स्कैनर्स के लिए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 119 करोड़ का ऑर्डर मिला है प्राइवेट क्लाउड के लिए। इसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से भी ऑर्डर मिला है, LIC की तरफ से 138 करोड़ का ऑर्डर मिला है डिजिटल वर्क प्लेस के लिए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 116 करोड़ का प्राइवेट क्लाउड का ऑर्डर मिला है। इसके अलावा यहाँ पे आपको गवर्नमेंट और PSUs के अंदर राजकोट स्मार्ट सिटी के अंदर CSOC सेटअप करने का ऑर्डर मिला है कंपनी को। साथ में कंपनी यहाँ पे काम करेगी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अदर सेक्टर्स के अंदर का आप देखें, हेल्थ केयर और फार्मा एंटरप्राइजेस के अंदर यहाँ पे कंपनी के क्लाइंट दिखेंगे आपको, जनरल कॉर्पोरेट्स दिखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट। कंपनी को यहाँ पे काफी बड़े ऑर्डर की विंस हुई है, यह हाईलाइट करती है कंपनी के डीप पेनिट्रेशन को इन पब्लिक सेक्टर बैंकिंग। और यहाँ पे कोई भी एक सिंगल क्लाइंट का दोस्तों यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है कंपनी के रेवेन्यू में, ये आपको 10 to 15% से ऊपर का नहीं दिखेगा। ये सब दोस्तों यहाँ पे जो डिस्क्लोज कॉन्ट्रैक्ट है इनके तहत है। यहाँ पे कई कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के ऐसे भी होते हैं जो डिस्क्लोज नहीं होते हैं, तो इनके बारे में आपको मैनेजमेंट की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम सीधे चेकआउट करते हैं कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, क्योंकि रिसेंटली दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे Q2 के रिजल्ट पोस्ट किए हैं। तो डायनाकॉन ने दोस्तों रिपोर्ट किया है यहाँ पे रोबस्ट Q2 FY25 के रिजल्ट स्टैंड अलोन यहाँ पे और क्वार्टरली बेसिस पे। तो यहाँ पे आपको कंपनी के रेवेन्यू में इंक्रीज आता हुआ दिख रहा है 15% का YoY बेसिस पे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें अप्रॉक्सीमेटली क्वार्टरली बेसिस पे आपको इंक्रीज दिखेगा 10% का फ्रॉम Q1 FY26 टू Q2 FY26। यहाँ पे जो कंपनी के नेट प्रॉफिट है यहाँ पे बढ़े हैं करीबन 28% के हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और क्वार्टरली बेसिस पे भी आपको यहाँ पे 15% का जंप दिख रहा है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ड्रिवन हुए हैं ये सब चीज़ें इम्प्रूव ऑपरेटिंग मार्जिन्स के कारण। यहाँ पे एग्जीक्यूशन जो कंपनी का यहाँ पे स्पेशली की ऑर्डर्स का इन BFSI और गवर्नमेंट सेगमेंट, इसने यहाँ पे कंपनी के मार्जिन को इम्प्रूव किया है। एबिटा यहाँ पे करंटली स्टूप किया है 87 करोड़ के आसपास, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पे 45% का YoY सर्ज। इसके अलावा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी के, ये एक्सपेंड किए हैं 11% के आसपास। ये दोस्तों आपको पिछले क्वार्टर में 10% के आसपास के दिखे थे, तो क्लियरली आप लोग को यहाँ पे मार्जिन में इंप्रूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा कंपनी का जो बेसिक EPS है यानी अर्निंग पर शेयर, ये आपको इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है 24% के आसपास ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ये फिगर दोस्तों अंडरस्कोर करते हैं यहाँ पे सस्टेन मोमेंटम इन प्रोजेक्ट डिलीवरीज थ्रू कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ग्रोथ। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया है रोबस्ट ग्रोथ इन रिसेंट ईयर ड्रिवन बाय एक्सपेंडिंग IT स्पेंडिंग इन BFSI और गवर्नमेंट सेक्टर्स। तो रेवेन्यू की अगर आप कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखें कंपनी की FY21 से 25 के बीच में, तो आपको 30% की दिखेगी। इसके अलावा फ्यूल्ड हुई है दोस्तों नए ऑर्डर्स के द्वारा, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के द्वारा। नेट प्रॉफिट कंपनी का सर्च किया है, अगर आप देखें इसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट FY21 से 25 के बीच में, तो आपको 68% का दिखेगा, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पे इंप्रूव्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी और मार्जिन एक्सपेंशन। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की जो ऑपरेटिंग मार्जिन है अभी भी आपको मॉडल्स दिखेंगे अराउंड 8 to 10%, और ये टिपिकल है दोस्तों फॉर प्रोजेक्ट बेस्ड IT फर्म्स। तो ये मैंने आपको स्पेसिफिकली Q2 का परफॉर्मेंस चेकआउट कराया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं ओवर द ईयर्स कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा है।
स्पेशली यहाँ पे अर्निंग पर शेयर कंपनी का कैसे बढ़ा है, क्योंकि दोस्तों अगर अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होता रहा लगातार तो यानी कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं और कंपनी के वैल्यूएशन के कारण मेंटेन रहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें कंपनी का फाइनेंशियल ईयर FY22 से 25 के आंकड़े दे रखे हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें रेवेन्यू FY22 से 654 करोड़ से इंक्रीज होकर लगभग डबल हो चुका है FY25 में 1267 करोड़ का। यहाँ पे कंपनी के जो ग्रॉस प्रॉफिट थे 39 करोड़ से अब FY25 में इंक्रीज होकर 120 करोड़ के हो चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ऑपरेटिंग इनकम थी कंपनी की 30 करोड़ से 103 करोड़ की हो चुकी है। नेट इनकम 16 करोड़ से 72 करोड़ की हो चुकी है। यहाँ पे अगर आप बेसिक EPS देखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे 15.36 रुपीज़ से कंपनी का अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होकर 57.01 रुपीज़ का हो चुका है। तो यानी आपको यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि कंपनी के प्रॉफिट में इंक्रीज हो रहा है और जिसकी वजह से कंपनी के वैल्यूएशन आपको काफ़ी चीप होते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए इन आंकड़ों में, अगर आप ज्योग्राफिकल जो रेवेन्यू स्प्लिट है इस टाइम पे कंपनी का, इंडिया की तरफ से 99% कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है और एक्सपोर्ट से सिर्फ 1% का आ रहा है। यहाँ पे अगर आप की ट्रेंड चेकआउट करें तो रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे एक्सलेट करी है 24% ईयर इन ईयर बेस पे FY25 में। यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है दोस्तों FY22 से इंप्रूव हुए हैं। यहाँ पे 2.5% के थे जो ये आपको 5.7% जाते हुए दिख रहे हैं और जो EBITDA मार्जिन है एक्सपेंड हुए हैं 4.7% से 8.7%। यहाँ पे सपोर्टेड है बाय इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इंटरेस्ट एक्सपेंस यहाँ पे राइज हुआ है दोस्तों 11 करोड़ के आसपास FY25 में ड्यू टू इंक्रीज बोरिंग्स फॉर वर्किंग कैपिटल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के मार्जिन ओवर द ईयर्स कैसे इंप्रूव हुए हैं। दोस्तों इनिशियली देखिए कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे आपको 6 to 7% के आसपास स्टेबलाइज करते हुए दिख रहे थे। इसके बाद मार्च 24 के बाद से आपको मार्जिन में लगातार इंप्रूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। मार्च 24 में कंपनी के मार्जिन 7% से फिर इंक्रीज होकर 8% के आसपास आए। दिसंबर 24 में इंक्रीज हुए 9% आए। उसके बाद मार्च 25 में भी आपको करीबन 9% के दिखेंगे। जून 25 में दोबारा से दोस्तों इंक्रीज हुए 10% के आए और उसके बाद सितंबर 25 में आपको इस क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट जाते हुए दिख रहा है 11% के आसपास के। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है पिछले 5-6 क्वार्टरों में कंपनी के मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की ऑर्डर बुक को। एज ऑफ मार्च 2025 दोस्तों यहाँ पे FY25 के एंड में स्पेसिफिक जो अनएक्सिक्यूटेड ऑर्डर बुक है कंपनी की, इसकी वैल्यू डिस्क्लोज नहीं हुई है फाइलिंग में, लेकिन यहाँ पे जो रिसेंट विन्स है यहाँ पे इंडिकेट करिए रोबस्ट पाइपलाइन जो एक्सीड करी यहाँ पे 700 करोड़ से ऊपर की यहाँ पे मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स को, जिनका यहाँ पे मल्टी ईयर एक्सक्यूशन टाइमलाइन है। अगर आप की रिसेंट ऑर्डर देखें जो कंपनी ने विन किया यहाँ पे, तो अगस्त 25 में दोस्तों 51 करोड़ का इसको एडिशनल CBAS ऑर्डर मिला है जो लिंक्ड है यहाँ पे स्टेट बैंक के साथ। इसमें आपको 5 ईयर का पीरियड दिखेगा इंप्लीमेंटेशन और सपोर्ट का। इसके बाद आपको जुलाई 25 में 62 करोड़ का कंपनी को एक और ऑर्डर मिलते हुए दिख रहा है HD बैंक का। यहाँ पे SBI की तरफ से ऑर्डर मिला है। यहाँ पे 7000 ब्रांचेस के अंदर कंपनी को काम करना है। यहाँ पे 7 ईयर की मेंटेनेंस का ऑर्डर भी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अर्लियर FY25 में 233 करोड़ का इसको ऑर्डर मिला था यहाँ पे कोर बिजनेस अपग्रेड के लिए। यहाँ पे 138 करोड़ का इसको ऑर्डर मिला था LIC डिजिटल वर्क प्लेस के लिए और 280 करोड़ का ऑर्डर मिला था कनारा बैंक डाटा सेंटर मॉडर्नाइजेशन के लिए। इसके अलावा 3 ऑर्डर कंपनी को और मिले हैं जिनका फोकस यहाँ पे क्लाउड सिक्योरिटी और मैनेज सर्विसेज के अंदर, जो सपोर्ट करते हैं यहाँ पे 20-25% रेवेन्यू विजिबिलिटी फॉर FY26। यहाँ पे एम्फेसिस है दोस्तों ओपेक्स बेस्ड रिकरिंग मॉडल पे। तो ये मैंने आपको कंपनी की ऑर्डर बुक की कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट चेकआउट कराया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट को। तो करेंटली दोस्तों कंपनी के रिजर्व पिछले 3-4 सालों से आपको लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे स्पेशली अगर आप देखें आपको मार्च 23 के बाद ग्रोथ होती हुई देखी यहाँ पे रिजर्व में। यहाँ पे मार्च 22 में कंपनी के 57 करोड़ के रिजर्व थे जो मार्च 23 में 92 करोड़ के हुए, मार्च 24 में 145 करोड़ के, उसका मार्च 25 में 218 करोड़ के और करंटली यहाँ पे सितंबर 25 में 260 करोड़ के हो चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों हल्की सी आपको बोरिंग बढ़ती हुई दिख रही है, स्पेशली यहाँ पे मार्च 25 के मुकाबले सितंबर 25 में 139 करोड़ से 174 करोड़ की कंपनी की बोरिंग हुई है, लेकिन यहाँ पे रिजर्व भी बढ़ा है। तो यहाँ पे रिजर्व कवर कर रहे हैं बोरिंग को अच्छी तरह से, तो आपको डेट टू इक्विटी रेशियो अंडर कंट्रोल दिखेगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे डायनाकोन सिस्टम सोल्यूशन लिमिटेड के हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखते हैं। तो कैश फ्लो में भी आपको क्लियरली दिखेगा पिछले 3 सालों से यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है दोस्तों ये लगातार इंक्रीज हो रहा है और पॉजिटिव दिखेगा आपको। मार्च 23 में 15 करोड़ का, मार्च 24 में यहाँ पे आपको 29 करोड़ का दिख रहा है और करंटली अभी तक का हाईएस्ट दिख रहा है मार्च 25 में 64 करोड़ का। इसके अलावा नेट कैश फ्लो भी दोस्तों आपको पॉजिटिव दिख रहे हैं इस बार। यहाँ पे नेट कैश फ्लो आपको 32 करोड़ के दिख रहे हैं। तो यहाँ पे कैश फ्लो मैंने आपको चेकआउट कराया कंपनी के। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे की रेशियोज कंपनी के। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखिए दोस्तों इन्वेंट्री डेज ये इंप्रूव हुए हैं 30 डेज से 19 डेज। यहाँ पे कैश कन्वर्जन साइकिल हल्का सा इंप्रूव हुआ है 17 डेज से 15 डेज का। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे चेकआउट कीजिए वर्किंग कैपिटल साइकिल, इसमें भी आपको काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल डेज 27 डेज से 19 डेज के हुए हैं। तो यहाँ पे दोनों इंपॉर्टेंट आंकड़े दोस्तों कैश कन्वर्जन साइकिल और वर्किंग कैपिटल साइकिल आपको इंप्रूव होता दिख रहा है।
इसके अलावा कंपनी का जो ROC है 36, 44 और 39 का दिख रहा है आपको पिछले 3 सालों का। तो ये हमने कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट की रेशियोज चेकआउट किए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो करंटली दोस्तों कंपनी के जो मैनेजमेंट है इन्होंने यहाँ पे 60% से ऊपर की शेयर होल्डिंग काफी लंबे टाइम से मेंटेन कर रखी है। पिछले 3 क्वार्टर में तो आपको 60.95 की मेंटेन दिखेगी। यहाँ पे अगर आप FIAs की होल्डिंग देखें तो आपको माइन्यूट सा पिछले 2-3 क्वार्टर में इंक्रीज आता हुआ दिख रहा है। मार्च 25 में यहाँ पे FIAs की होल्डिंग 0.16% की थी, जो इंक्रीज होकर 0.17% की हुई जून 25 में, और सितंबर 25 में 0.28% की। यहाँ पे दोस्तों हल्की सी जो होल्डिंग थी DIs की, ये आपको घटती हुई दिख रही है 0.24% से 0.11% की। इसके अलावा पब्लिक की होल्डिंग 38.65% की है और टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 41,997 दिखेंगे। तो यहाँ पे आपको मैंने शेयर होल्डिंग पैटर्न चेकआउट कराया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप और उसके करंट वैल्यूएशंस। तो करंटली कंपनी की मार्केट कैप 1209 करोड़ की है। तो दोस्तों इस टाइम पे एक स्मॉल कैप कंपनी है। यहाँ पे स्टॉक का पी 15.4 का है। यहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री का पी देखें तो 34 का दिखेगा आपको। तो यहाँ पे रिसेंटली दोस्तों रिजल्ट आने के बाद कंपनी का पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो और बेटर हुआ है। तो 16-17% के आसपास चले गया था, कि आपको 15 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 39.2 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 37.3 का है। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 24.7% की है। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 67% की है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों लगातार मैंने आपको चेकआउट करा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इंप्रूवमेंट आ रहा है। अब हम चलते हैं दोस्तों एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे रिस्क और चैलेंजेस क्या रह सकते हैं कंपनी के लिए। तो यहाँ पे क्लाइंट का कंसंट्रेशन एक रिस्क दिखता है। यहाँ पे जो कंपनी की हैवी रिलायंस है BFSI और गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर। यहाँ पे अगर आप देखें 80+ कंपनी के जो कस्टमर है इसी सेगमेंट से आपको आते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे अगर डिले हुआ दोस्तों पब्लिक टेंडर्स के अंदर, ये इंपैक्ट कर सकता है यहाँ पे कंपनी के क्वार्टरली फ्लोज को। इसके अलावा अगर आप लोग मार्जिन का प्रेशर देखें तो यहाँ पे जो लो नेट प्रॉफिट मार्जिन है 5.7% के, ये वनरेबल है टू इनपुट कॉस्ट यहाँ पे फ्लक्चुएशन। यहाँ पे टैलेंट है, हार्डवेयर है, ये सब इसकी कॉस्ट इंपैक्ट कर सकती है। और 4x यहाँ पे फ्लक्चुएशन है, स्पेशली इन इम्पोर्ट्स ये इंपैक्ट डाल सकता है। इसके बाद दोस्तों अगर आप कैश फ्लो वॉलिटिलिटी देखें तो यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ ऑपरेटिंग कैश फ्लो है जो इसमें डिप आया है, यह हाईलाइट करता है यहाँ पे प्रोजेक्ट्स की सीजनलिटी को। और वर्किंग कैपिटल डेज एट 19 यहाँ पे स्ट्रेच कर सकते हैं अगर यहाँ पे रिसीवेबल्स में डिले आया। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप कंपटीशन देखें दोस्तों तो कंपटीशन आपको प्रेशर देखने को मिल सकता है लार्ज प्लेयर से। यहाँ पे TCS और इन्फोसिस जैसी कंपनी दिखेंगी आपको सिस्टम इंटीग्रेशन के अंदर। साथ में जो स्मॉलर प्लेयर्स हैं ये अंडर कट कर सकते हैं प्राइस को। तो ये कुछ बेसिक रिस्क आपको देखने को मिलेंगे कंपनी से रिलेटेड। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने एनालिसिस के लास्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे मैनेजमेंट ने जो इंपॉर्टेंट कमेंट्री दी है। इसको चेकआउट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे हम कंपनी के रेवेन्यूज को भी देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप कंपनीज के रेवेन्यू में ग्रोथ देखें ईयरली बेसिस पे तो आपको 14.6% की दिखी थी और Q1Q बेसिस पे 7.25% की दिखी थी। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट के नोट है इनमें मैनेजमेंट ने कहा है कि जो डाटा सेंटर का रेवेन्यू है 45% का है और सिस्टम इंटीग्रेशन का 35% का। यहाँ पे FY26 की जो गाइडेंस दी है कंपनी ने, इस टाइप पे कंजर्वेटिव गाइडेंस दी है 18 to 20% की ग्रोथ की। यहाँ पे मैनेजमेंट का ऐसा भी कहना है कि ग्रोथ हायर भी जा सकती है, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट ने यहाँ पे 18 to 20% के आंकड़े दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखिए यहाँ पे जो EBITDA कंपनी का ये ईयर ऑन ईयर बेस पे 14.7% की हुआ है और क्वार्टरली बेस पे 14.7। यहाँ पे स्टेबल एग्जीक्यूशन है मैनेजमेंट का ऐसे कहना है। और यहाँ पे कंपनी ने जो कॉस्ट कंट्रोल किया है इसकी वजह से आपको रॉ मटेरियल के एक्सपेंसेस में 10% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ड्रॉप देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप नेट प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको 24.3% की नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे 15.5% की। ये ड्रिवन है बाय हायर मार्जिन रिकरिंग सर्विसेज और साथ में टैक्स रेट एट 25.5%। यहाँ पे अगर आप बेसिक EPS देखें कंपनी का, इसमें ईयरली बेस पे 24.3% का इंक्रीज आया है, क्वार्टरली बेस पे 15.5% का। यहाँ पे जो एबिट मार्जिन है दोस्तों इसमें 50 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज आता हुआ दिख रहा है आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और 66 बेसिस पॉइंट का क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे। तो मैनेजमेंट के मुताबिक दोस्तों इंप्रूव हुए हैं क्योंकि ऑपरेशनल एफिशिएंसी यहाँ पे बढ़ी है और कंपनी टारगेट करी है 11 to 12% के मार्जिन सेकंड हाफ में ईयर के यानी H2 FY26 में, जिसको आप Q3 और Q4 कह सकते हैं। इसके अलावा कंपनी की जो नेट मार्जिन है दोस्तों इसमें आपको 80 बेसिस पॉइंट का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे 46 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज दिख रहा है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे मैनेजमेंट की कमेंट्री दिखाई यहाँ पे फाइनेंशियल्स के बेसिस पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं मैनेजमेंट ने कुछ और इंपॉर्टेंट कमेंट्री दी है। तो मैनेजमेंट के मुताबिक दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक अपडेट्स हैं। यहाँ पे कंपनी की जो ऑर्डर बुक है ये आपको ग्रो करती हुई दिखी है 850+ करोड़ की। ये आप है दोस्तों क्वार्टर बेसिस पे करीबन 20%। इसमें से दोस्तों 60% आपको ऑर्डर बुक दिख रही है डाटा सेंटर मॉडर्नाइजेशन की तरफ से और यहाँ पे न्यू EV जो इंफ्रा पायलट्स है इसकी तरफ से भी आपको ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे OEM एक्सपेक्टेड है कंट्रीब्यूट करेगा 5 to 7% कंपनी के रेवेन्यू में FY27 में। इसके अलावा अगर आप कंपनी की गाइडेंस देखें तो FY26 के रेवेन्यू की गाइडेंस कंपनी दे रखी है करीबन 1500 से 1550 करोड़ की।
तो कंपनी का कहना है कि यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू आपको 20 या 20+% के हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो करते हुए देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी केपेक्स किया है दोस्तों 50 करोड़ का फॉर क्लाउड टूल्स, जिसको फंड किया गया है इंटरनली, कैश फ्लो ऑफ 25 करोड़ इन Q2। अब यहाँ पे अगर आप आउटलुक देखें तो मैनेजमेंट के मुताबिक ये बुलिश है इस टाइम पे एआई और डाटा बूम के अंदर। यहाँ पे 75% जो कंपनी के क्लाइंट की पाइपलाइन है ये एआई टाइड दिखेगी आपको। यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन भी है कंपनी का साइबर सिक्योरिटी के अंदर, जो हेज करेगा यहाँ पे रिस्क को विद एक्सपोर्ट अप बाय 15% ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो मैनेजमेंट के मुताबिक यहाँ पे अभी कोई भी मेजर चैलेंज नहीं दिखता है इन्हें, लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट चैलेंज बन सकता है ये ग्लोबल सप्लाई चेन के डिले का बन सकता है, तो इस चीज पे आपको फोकस करना है। तो ये दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट की कमेंट्री थी और इनकी गाइडेंस थी जो मैंने आपको चेकआउट कराई Q2 के रिजल्ट्स के बाद। तो ये कंक्लूड करता है आज का हमारा इंपॉर्टेंट डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि मैं आपको हर वीडियो के लास्ट में भी इन्फॉर्म करता हूँ, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हमने इस वीडियो के दौरान किसी प्रकार से किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं किया। हमारा पूरा फोकस था बिजनेस के एनालिसिस पे और फाइनेंशियल्स के एनालिसिस पे। साथ में हमने चेकआउट किया कि मैनेजमेंट ने यहाँ पे Q2 के रिजल्ट के बाद क्या इंपॉर्टेंट बातें कही हैं और कंपनी के फाइनेंशियल्स में कैसे चेंज आया है। और दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी की भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को बेस करेंगे मार्केट में तो आप लोग को हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों को आप अपने ध्यान में रखिए और मार्केट में कॉशियस रहिए। होप करता हूँ दोस्तों आप लोग को आज का इंपॉर्टेंट एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आप लोग को आज का इंपॉर्टेंट एनालिसिस पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।